Hello everyone, this is Pooja. I welcome you back on our YouTube channel MDS Beard Guide. So in this particular session we will be discussing about continuous and comprehensive evaluation. जैसे आपने ये टॉपिक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का शॉर्ट फॉर्म में देखा होगा कि CCE ये होता क्या है। सबसे पहले इसके हम क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या इसको समझेंगे, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं वो देखेंगे, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे कि अगर ये जो सिस्टम है वो अडोप्ट करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। जैसे ये बात तो है कि फ़ायदे और नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन उस चीज़ को कैसे अडोप्ट कर सकते हैं, कैसे उसके जो उसकी डिमेरिट्स हैं उनको कम करके और फ़ायदों को हम ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। और आपके भी सिलेबस, जैसे आप बीएड कर रहे होंगे तो आपने कोई भी पेडागोजी चूज़ की होगी, तो उन सब के अंदर ये टॉपिक तो आता ही है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम इस कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, आपके पेडागोजी के अंदर इसका कैसे एक्सप्लेन करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। सबसे पहले हम इवैल्यूएशन को समझते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जांच करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना। जैसे होता है ना कि आप पढ़ते हो स्कूल के अंदर, आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम वगैरह क्यों होते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है, आपने कितना यूज़ किया, उसको कितना अप्लाई किया है, आपको समझ में कितना आ रहा है, और कैसे टीचर का समझाने का तरीका था और आपने उसको कैसे समझा है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करना। अगर कहीं पे कमी है तो उसको दूर करना, प्रॉब्लम को एवेलुएट करना, समझना। अगर कमी है तो उसको दूर करना, और जो अच्छाई आ रही है उसको और अच्छे से डेवलप करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, तो हम CCE के अंदर क्या स्पेशल है कि भाई इवैल्यूएशन तो होता आ रहा है, लेकिन ये कौन सी बला है कि CCE क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब, और कॉम्प्रिहेंसिव क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन है। एजुकेशन का एम क्या होता है, हम यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन एम एट मेकिंग चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव एंड यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इंटीग्रल पार्ट कैसे, आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर हो, पहले आपकी क्लासेस चलती है, फिर आपके टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशंस लगते हैं, उनमें पास होते हैं तभी तो दूसरी क्लास के अंदर प्रमोट किए जाते हो। ये इंटीग्रल पार्ट है इसका। CCE is a system that covers all the aspect of a student's growth and development on a regular basis. यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट थिंग है ये। एक तो कि ऐसा आस्पेक्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे रेगुलर बेसिस, वही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे समझेंगे कि हम ये जो इवैल्यूएशन दो तरीके का है, एक तो कॉन्टिन्यूस है और एक कॉम्प्रिहेंसिव है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। यहाँ पे ए टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कंटिन्यू है। ऐसे नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ाई करवाई, लास्ट में एक एग्ज़ाम लेंगे और बता देंगे आप फेल हुए कि पास हुए, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू करेंगे। जैसे समझते हैं आपने स्कूल के अंदर देखे होंगे आपके यूनिट टेस्ट होते थे, अगर आपने RBC स्कूल से या फिर आपने स्टेट बोर्ड से किया, और जिन्होंने CBSE से पढ़ाई की है, जिन्होंने CBSE से कंप्लीट किया स्कूलिंग, उन्होंने देखा होगा कि उनके FA होते थे, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, और 2 साल में 2 ऐसे होते थे, सब्जेक्टिव या समेटिव टेस्ट। ओके, समेटिव असेसमेंट ईयरली और एनुअली, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ईयरली जो एग्ज़ाम होता था। ओके, एंड यूनिट टेस्ट होते थे, मंथली होते थे, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं। ये सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस ही तो हैं। और जैसे कई स्कूल के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि हर सैटरडे को वहाँ पे टेस्ट होता है कि आपने एक वीक के अंदर क्या पढ़ाई की है। कुछ ऐसे होते हैं कि मंथली टेस्ट होते हैं कि आपने एक मंथ के अंदर क्या पढ़ाई की उसका टेस्ट होगा, एनालाइज करेंगे आपको। ठीक है, ये समझ में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक टाइम टू टाइम वैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। ओके,
फिर है होल कैरिकुलम इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। अब ऐसे तो है नहीं कि एक वीक के अंदर भी आप एग्ज़ाम ले रहे हो तो उसमें भी पूरा सिलेबस आएगा। एक वीक के अंदर पूरा सिलेबस थोड़ी ना कवर होगा। एक वीक के अंदर पूरी जो एक यूनिट कवर हुई है, एक चैप्टर कवर हुआ है, तो उसका टेस्ट होगा। तो आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा कैरिकुलम है, उसको हम अलग अलग यूनिट के अंदर डिवाइड करेंगे। फिर यूनिट वाइज टेस्ट होंगे आपके। टेल्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। अब इससे क्या होगा, आपकी जो से फर्स्ट वीक के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि इस स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, इसको कैसे समझ में नहीं आ रहा है, इसके क्या टॉपिक्स में वीकनेस है, कौन से एक्सरसाइज में उसकी अभी कमियां हैं। आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट किस टॉपिक में अच्छा है। ये भी पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। कोई ऐसे स्टूडेंट ऐसे तो होता नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में वीक हो। कोई इंग्लिश में अच्छा है तो कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई सोशल साइंस के अंदर अच्छा हो सकता है। तो आपको स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलती है। और फिर होता है कि आपको वीकनेस पता चल गई है, स्ट्रेंथ पता चल गई है, तो टीचर क्या कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग का मतलब, जैसे कोई बीमारी होती है तो आपको रेमेडी देते हैं ना, इलाज। तो इलाज क्या होगा, किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, उसको अलग मेथड से बताएंगे, अलग सब्जेक्ट से बताएंगे, सब्जेक्ट टीचर से समझवाएंगे। अलग अलग रेमेडी टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। ऐसे नहीं होता बस एक वीक एक मंथ के अंदर वीकली टेस्ट लिए हैं और बाकी कुछ ले नहीं रहे, पूरे साल टेस्ट चलते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यूनिट टेस्ट है, एफ ऐसे सैटरडे टेस्ट हो सकता है, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गया, क्वार्टरली टेस्ट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो अपना है कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया अपने, कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब डिटेल्ड है। ऐसे नहीं है कि ओनली आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है उसका रिटन होगा। एक स्टूडेंट के अंदर क्या, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ओनली हमें रिटन रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है, नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जितने भी कोठारी आयोग मान लो, कितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ ले लो, जितने भी कमीशन आए, सब ये बोलते हैं कि हमें रोट एजुकेशन नहीं देना है, हमें डेवलपमेंट करवाना है, हमें बच्चों से स्किलफुल करवानी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके, एप्लीकेशन रियल लाइफ से कनेक्टेड ऐसा एजुकेशन हो। तो ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इसमें क्या देखेंगे, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बच्चे ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो उसको अप्लाई भी कर सके, सोशली इंटरेक्ट भी करें, उसमें लीडरशिप स्किल्स भी हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा जा रहा है वो, म्यूज़िक क्लासेस के अंदर भी पार्टिसिपेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इवेलुएट करते हैं। जैसे आपने अपना जो भी होता है रिज़ल्ट कार्ड या परफॉर्मेंस कार्ड देखा होगा, रिज़ल्ट कार्ड आता है ना, सर्टिफिकेट, तो उसमें देखा होगा एक तो साइड सर्ट, क्योंकि हम उनको चीज़ों को इतना फोकस ही नहीं करते हैं, हम बस मार्क्स देखते हैं, हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने, ये देख के ओके इतना अच्छा है। एक इधर अलग अलग ग्रेडिंग भी दी रहती है कि स्विमिंग क्लासेस के कितने हैं, स्पीकिंग के कितने हैं, यूनिफॉर्म के कितने हैं, रेगुलर के कितने हैं, वो सारे भी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब डिटेल होलास्टिक डेवलपमेंट का हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख के चलेंगे। लिसनिंग स्किल की भी है, ओरल टेस्ट होते हैं आपके, स्पीकिंग आप कितना बोल रहे हो उसके तरीके भी मार्क्स आते हैं, राइटिंग के तो एग्ज़ाम के हो गया चलो, लर्निंग कितनी हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनालाइज करते हैं कि सारे तरीके होलास्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब जांच करना, दोनों तरीके से, एक तो कॉन्टिन्यूस होगी और कॉम्प्रिहेंड होगी, डिटेल होगी, ओनली क्वेश्चन आंसर के बेस पे नहीं, हर एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मतलब इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसी, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की हमें, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या सोच के हमने ये CCE जो पैटर्न है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहला कि टू डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। सेकंड है टू एम्फेसाइज थॉट प्रोसेस, जैसे हमने पहले भी देखा है कि हमें मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें थॉट प्रोसेस पे, बच्चे को सोचने पे जोर दिया जाए। बच्चे ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा मार के आया और एग्ज़ाम के अंदर लिख के आ गए, ऐसे क्वेश्चन देने हैं कि उससे थिंकिंग डेवलप हो, उसके खुद के आइडियाज़ थॉट प्रोसेस डेवलप हो के, जैसे है कि एम्फेसाइज थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, हमें रोड स्कीम पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है टू मेक वैल्यूएशन और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ऐसे नहीं है कि टीचिंग अलग चल रही है, वैल्यूएशन अलग चल रहा है, इवैल्यूएशन को हमें टीचिंग का पार्ट बनाना है रेगुलर बेसिस पे। जैसे टीचर ने आज का लेक्चर दिया, उसके साथ साथ में क्वेश्चंस पूछ ले, आज का इवैल्यूएशन आज ही हो जाए, आज किस बच्चे को समझ में आया, किसको नहीं आया, किसको कितना आया, आज थोड़ी सी क्लास में डाउन है, आज क्लास में बच्चों को कम समझ में आए,
साथ साथ में इवैल्यूएशन हो जाए, इंटीग्रल पार्ट बन जाए इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन एज ए क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। क्वालिटी कैसी है, मतलब आप टीचिंग तो करवा रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि हमने 10 चैप्टर पढ़ा दिए, क्वालिटी पे फोकस करो कि कितने अच्छे से समझ में आया, बच्चा कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहा है उस चीज़ को, समझ में आ रही है बातें। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। नेक्स्ट है फॉर रेगुलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब कि पता चल सके कि किस में क्या कमियां हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, डायग्नोसिस कर सकें हम। और उस डायग्नोसिस कर लिया तो हम रेमेडियल टीचिंग कर सकें, हम उसको एक्स्ट्रा क्लास दे सकें, बच्चों को अलग मेथड से समझा सकें, अलग टीचर से समझवा सकें, ये सारी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टू मेक लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस। अब टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि टीचर आए, टीचर ने लेक्चर दिया और गए, हो गया चैप्टर कंप्लीट, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया डजेंट मैटर। बट यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वापस पढ़ाएंगे, वापस अलग मेथड से पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचिंग एड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी, टीचर सेंटर्ड नहीं, लेक्चर सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। बच्चे को समझ में आएगा तब तक पढ़ाएंगे, किस मेथड से आ रहा है उस मेथड से समझाएंगे। डन। फिर आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है, इस मेथड को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं। एक, इंस्पायर द स्टूडेंट। इंस्पायर द स्टूडेंट का मतलब जब आप खुद एनालाइज करो, आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए तो आप मोटिवेट होते हो ना कि नेक्स्ट वाले में और अच्छे मार्क्स लाना है अपन को, और अच्छा परफॉर्म करना है, कंपटीशन डेवलप होता है एक, तो उससे आप इंस्पायर होते हो पढ़ने के लिए कि अपना आप सेल्फ मोटिवेट रहते हो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये मार्क्स लेके आने हैं। और जैसे ये तो मार्क्स की बात होगी, कॉम्प्रिहेंसिव है तो हम देखते हैं कि स्पीकिंग पे है कि कोई बच्चा ज़्यादा अच्छे से बोल रहा है, लीडरशिप स्किल है तो उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो आप भी उन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, आप भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप भी म्यूज़िक क्लासेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो, आप भी मॉर्निंग असेंबली के अंदर एंकरिंग करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, ये सारी चीज़ों में भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने लगते हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो उनके लिए। नेक्स्ट है रेगुलर एंड पंक्चुअल। जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्कूल के अंदर टेस्ट है तो आप रेगुलर, आप उस दिन टेस्ट मिस नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि उसके मार्क्स ऐड होंगे एग्जाम के अंदर, मतलब फाइनल के अंदर, तो आप रेगुलर जाने लगते हो, पंक्चुअल हो जाते हो, टाइम पंक्चुअल, कि आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको आज ही कवर करना है। आपको पता चले कि आज जो पढ़ा है उसका कल टेस्ट है, तो आज जो पढ़ा है उसको समझोगे, अच्छे से याद करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, समझ लोगे, और पंक्चुअलिटी रहेगी आपकी, रेगुलर आना स्टार्ट कर दोगे। वहीं जैसे अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपके उन चीज़ों से मोटिवेट होगे और आप रेगुलर स्कूल में आना स्टार्ट कर दोगे, पंक्चुअल रहोगे टाइम के लिए। फिर है डिसिप्लिन। अब बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड है चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि शांति से बैठो, डिसिप्लिन में रहो, वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा उनके अंदर। फिर है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का तो हम 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डायग्नोस्टिक कैसे पता लग जाएगा कौन वीक है, कौन अच्छे स्टूडेंट्स हैं, किन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किन को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ये सब पता लगा सकते हैं। फिर सेटिस्फाइंग असेसमेंट। सेटिस्फाइंग असेसमेंट का मतलब कि टीचर को भी ऐसे सेटिस्फाइंग होगा कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा असेसमेंट हो सकेगा, और एक टीचर को अच्छे से पता रहता है कि कौन सा बच्चा अच्छा करता है, कौन स्टूडेंट कौन स्टडीज़ के अंदर अच्छा है, कौन स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, कौन म्यूज़िक के अंदर अच्छा है, तो एक फेयर असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट अच्छा है, बहुत पढ़ाई के अंदर भी अच्छा है, वो म्यूज़िक के अंदर भी अच्छा है, वहीं किसी बाहर वाले को बोलूँ कि आप इसको जज करके बताओ तो वो कर पाएंगे क्या, उनको पता ही नहीं है, एक दिन के अंदर कैसे जज कर लेंगे 15 मिनट के अंदर वो कि ये स्टूडेंट अच्छा है, वीक है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है। एक टीचर अच्छे से जानते हैं ना उसको, पूरे साल से जान रहे हैं, इतने सालों से जान रहे हैं किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स को, तो वो सेटिस्फाइंग असेसमेंट देते हैं, उससे बच्चे भी संतुष्ट होते हैं, स्कूल भी सेटिस्फाई होता है और पेरेंट्स भी। फिर है एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का मतलब, एक तो एकेडमिक का मतलब सिलेबस वगैरह से भी वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और नॉन एकेडमिक मतलब म्यूज़िक क्लासेस के अंदर जो लीडरशिप स्किल है अपनी अप्लाई कर रहे हो स्टडीज़ को, वहाँ पे देख लो, और जो बाकी क्लासेस लगती है डिसिप्लिन वगैरह की,
उन सब के अंदर भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ों सोशली डेवलप हो रहे हैं, उन चीज़ जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट होता है उसका। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि लिमिटेशन एंड डिमेरिट्स क्या हैं। अब एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, लाइक प्रोज एंड कॉन्स, तो यहाँ पे भी है अपने लिमिटेशन। फ़ायदे तो इतने सारे हैं लेकिन इसकी डिमेरिट्स बहुत कम है। अब बार बार टेस्ट लेने हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर बनाने, और है भाई क्वेश्चन पेपर से भी काम नहीं होगा, आपको तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी देखना है कि बच्चा कौन अच्छा कर रहा है, किसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। पढ़ाएंगे पूरे दिन टेस्ट लें, फिर है हैवी वर्कलोड ऑन टीचर्स। अब टीचर क्या क्या काम करें, लेसन प्लान बनाएं, लेसन डिलीवर करें, इंस्ट्रक्शंस दें, बच्चों को रेमीडियल टीचिंग दें, उनके टेस्ट पेपर बनाएं, टेस्ट पेपर बनाने के बाद उनकी नोटबुक चेक करें और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करें, ऐसा ही नहीं तो कितना वर्कलोड हो जाएगा टीचर्स पे। फिर है कि रिक्वायर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जैसे आपने स्कूल के अंदर देखा होगा 11th स्पेशली 12th क्लास के अंदर जब आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तो टीचर आपके तो चेक करते थे, लेकिन एक एक्सटर्नल आता था, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, वो चेक करते थे। तो वहाँ पे तो बाइसनेस हो सकती है ना, क्योंकि आपके स्कूल वाले आपको जानते हैं, आपको मतलब ऐसे हो सकता है कि पैसे वैसे लेके आपको पास कर दें, इसीलिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो होना रिक्वायर है, फॉरमोस्ट है यहाँ पे, तो दोनों चीज़ें होगी, तो बात तो वहीं आ गई। फिर तो लिमिटेशन बहुत कम है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब इनकी लिमिटेशन को कैसे कम कर सकते हैं, टाइमली होंगे, वर्कलोड कैसे कम कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, रिक्वायर एक्सटर्नल, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हैं और फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो हम फ़ायदों को अडोप्ट करेंगे, लिमिटेशन तो हर चीज़ की है। तो हमारे लिए ये जो CC है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप पूछोगे कि ये हम यूज़ करते हैं या अभी बस सजेस्टेड और रिकमेंडेशन के अंदर है, हम यूज़ करते हैं क्यों नहीं करते। जैसे आपने अपने स्कूल के अंदर देखा होगा, आपने भी दिए होंगे, यूनिट टेस्ट देते हैं हम, सैटरडे वीकली मंथली टेस्ट चलते रहते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, और अलग जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं, आप जो फाइल्स बनाते हो उनके इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, CCE है तो है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन ही तो है आपका, कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा है और कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हो उसको। That's all for today. I hope you will like the lecture and stay tuned for more updates. Thank you. And since then, subscribe the channel and don't forget to like, share and subscribe and comment also. Bye bye. Take care. See you soon.